नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम सोहन है, जो पेशे से एक बस ड्राइवर हैं। तो चलिए अब यह कहानी सोहन जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया है, जहां पर मैं खुद आप लोगों को शाम के 7 बजे एक से बढ़कर एक भूतिया स्टोरीज सुनाऊंगा। और मैंने उस पर वीडियो भी अपलोड किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोहन है। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में रहता हूं। मेरी उम्र कोई 40 साल होगी। मैं पिछले 15 सालों से बस चलाने का काम कर रहा हूं। यह काम मेरे खून में है। मेरे पिताजी भी एक ट्रक ड्राइवर थे। मैंने उन्हीं से गाड़ी चलाना सीखा था। मेरी जिंदगी ज्यादातर सड़क पर ही बीती है। घर पर तो बस कुछ दिनों के लिए ही जाना होता है। मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। वे जबलपुर में ही रहते हैं। मैं हर महीने उनसे मिलने जाता हूं और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उन्हें भेज देता हूं। मैं एक प्राइवेट ट्रेवल कंपनी के लिए बस चलाता हूं। मेरी बस एक स्लीपर कोच है, जो रात को जबलपुर से नागपुर के लिए चलती है। यह एक लंबा सफर है, लगभग 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। मेरे साथ मेरा एक कंडक्टर भी है। उसका नाम दीपक है। दीपक बहुत अच्छा लड़का है। पिछले 5 साल से हम दोनों साथ में ही इस रूट पर गाड़ी चला रहे हैं। हम दोनों की आपस में अच्छी बनती है। रात के सफर में हम एक दूसरे का सहारा बने रहते हैं। कभी वो मुझसे बातें कर लेता है, कभी मैं उससे। हमारा रूट ज्यादातर तो नेशनल हाईवे से होकर ही गुजरता है। सड़क अच्छी है तो सफर आराम से कट जाता है। लेकिन इस रूट पर एक हिस्सा ऐसा भी पड़ता है जो काफी सुनसान है। वो पेंच नेशनल पार्क के जंगल का इलाका है। यह कोई 60-70 किलोमीटर का टुकड़ा है, जो घने जंगल के बीच से होकर गुजरता है। दिन में तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, हर तरफ हरियाली दिखती है। लेकिन रात के वक्त यह रास्ता थोड़ा डरावना हो जाता है। सड़क के दोनों तरफ घना अंधेरा होता है और जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। हमने कई बार सड़क पर हिरण और जंगली सूअर देखे हैं। खैर, ये बात आज से कोई 3 साल पुरानी होगी। सर्दियों के दिन थे। दिसंबर का महीना चल रहा था। उस रात भी हम हमेशा की तरह जबलपुर से अपनी बस लेकर निकले थे। हमारी बस रात के 10 बजे निकलती थी और सुबह 6 बजे तक नागपुर पहुंच जाती थी। बस पूरी भरी हुई थी। ज्यादातर सवारियां अपनी अपनी सीट पर कंबल तान कर सो रही थी। बस में धीमी रोशनी जल रही थी और ज्यादातर लोग नींद में थे। मैं और दीपक आगे केबिन में बैठे थे। मैं बस चला रहा था और दीपक मेरे बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। हम शहर से बाहर निकल आए थे और हाईवे पर अच्छी रफ्तार से चल रहे थे। रात के करीब 1 बजे होंगे। हम उस जंगल वाले इलाके में घुस चुके थे, यानी कि पेंच वाला रास्ता शुरू हो गया था। बाहर घना अंधेरा था। सड़क पर कोई और गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। बस के अंदर सब शांत था। सिर्फ इंजन की हल्की घरघराहट आ रही थी। मैं बस को ध्यान से चला रहा था, क्योंकि इस इलाके में जानवर कभी भी सड़क पर आ जाते हैं। मैं अभी उस रास्ते पर कोई 20-25 किलोमीटर ही अंदर आया होऊंगा। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। फटाक की तेज आवाज, जैसे कोई बड़ा पटाखा फूटा हो। यह आवाज बस के पिछले हिस्से से आई थी। आवाज सुनते ही बस एक तरफ भागने लगी। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर कांप गया। मैंने फौरन समझ लिया कि बस का पिछला टायर फट गया है। मैंने दीपक से कहा, दीपक भाई, लगता है पीछे वाला टायर गया। बस को रोकना पड़ेगा। दीपक भी जाग गया था। उसने कहा, हाँ सोहन भाई, आवाज तो बहुत तेज थी। मैंने धीरे धीरे बस को धीमा किया और सड़क के बिल्कुल किनारे पर ले जाकर रोक दिया। मैंने बस की पार्किंग लाइट जला दी, ताकि अगर पीछे से कोई गाड़ी आए तो उसे हमारी बस खड़ी हुई दिख जाए। बस के रुकते ही कुछ सवारियों की नींद खुल गई। वो लोग अपनी सीट से पूछने लगे, क्या हुआ भाई, बस क्यों रोक दी? दीपक ने केबिन से बाहर निकलकर कहा, कुछ नहीं हुआ है, बस का टायर पंक्चर हो गया है। अभी 10-15 मिनट में बदल देंगे। आप लोग आराम से बैठे रहिए। यह कहकर दीपक ने केबिन का दरवाजा खोला और हम दोनों नीचे उतर गए। बस से नीचे उतरते ही एक ठंडी हवा का झोंका हमारे शरीर से टकराया। बाहर बहुत ठंड थी और इतना सन्नाटा था कि हमें अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। सिर्फ झींगुरों के बोलने की आवाज जंगल से आ रही थी। हमने अपनी टॉर्च निकाली और बस के पीछे गए। हमने देखा कि दाईं तरफ का पीछे वाला अंदर का टायर पूरी तरह से फट चुका था। उसके चिथड़े हो गए थे। दीपक ने टायर को देखकर कहा,
सोहन भाई, ये तो पूरा फट गया है, इसे बदलने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, मैंने कहा। हाँ, जो भी है करना तो पड़ेगा ही, चलो जल्दी से औजार निकालते हैं। हम दोनों ने बस की डिक्की खोली और उसमें से जैक, पाना और स्टेपनी, अतिरिक्त टायर निकालने लगे। हम अपना काम जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि जंगल में रात के वक्त ऐसे रुकना ठीक नहीं था। हम अभी टायर के नट खोल ही रहे थे कि तभी दीपक ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उसने धीरे से कहा, सोहन भाई, वो देखो। मैंने उसकी उंगली की तरफ देखा जहां वो इशारा कर रहा था। सड़क पर जंगल के अंधेरे से कोई हमारी तरफ ही चला आ रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई जानवर है, लेकिन जब वो परछाई बस की हेडलाइट की रोशनी में आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो एक आदमी था, एक बूढ़ा आदमी जो बहुत धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ हमारी बस की तरफ आ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। मुझे हैरानी हुई कि इस घने जंगल में रात के 1:30 बजे ये बूढ़ा आदमी कहां से आ गया। यहां आसपास तो मीलों तक कोई गांव या ढाबा भी नहीं था। वो बूढ़ा आदमी हमारे पास आकर रुक गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने हमारी तरफ अपने कांपते हुए हाथ जोड़े और एक बहुत ही कमजोर आवाज में बोला, बेटा, मेरी मदद करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मैं और दीपक उस बूढ़े आदमी को देखकर हैरान रह गए थे। हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम कुछ बोलें। हम दोनों बस उसे घूर रहे थे। वो आदमी ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसके होंठ नीले पड़ गए थे। दीपक ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप कौन हैं और इस जंगल में आधी रात को क्या कर रहे हैं? यहां तो आसपास कोई गांव भी नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली। उसकी आवाज बहुत कांप रही थी। वो बोला, बेटा, मैं पास के ही गांव में रहता हूं। मैं किसी काम से शहर गया था। वहां से एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मेरी उससे कुछ कहासुनी हो गई। वो बहुत बदतमीज आदमी था। उसने मुझे यहीं जंगल में उतार दिया और भाग गया। मैं पिछले 1 घंटे से पैदल चल रहा हूं। मुझे नहीं पता मेरा गांव यहां से कितनी दूर है। ठंड के मारे मेरी जान निकल रही है। उसकी बात सुनकर मुझे और दीपक को उस पर तरस आ गया। मैंने दीपक की तरफ देखा, दीपक ने मेरी तरफ। हम समझ गए थे कि यह आदमी सच में मुसीबत में है। मैंने कहा, बाबा, हम नागपुर जा रहे हैं। अगर आपको उस रास्ते पर कहीं जाना है तो हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन हम आपको बस के अंदर सवारियों के साथ नहीं बिठा सकते। यह कंपनी का नियम नहीं है। बूढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं बेटा, मुझे अंदर नहीं बैठना। तुम बस मुझे अपने केबिन में ड्राइवर वाली सीट के पास नीचे बिठा लो। मैं बस इस ठंड से बचना चाहता हूं। सुबह होते ही जहां भी तुम कहोगे मैं उतर जाऊंगा। उसकी हालत देखकर हमारा दिल पिघल गया। मैंने दीपक से कहा, ठीक है, इसे केबिन में ही बिठा लेते हैं। सुबह तक यह भी परेशान हो जाएगा। दीपक ने कहा, हाँ सोहन भाई, ठीक कह रहे हो। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, ठीक है बाबा, आप एक काम करो, आप जाकर बस के केबिन में बैठ जाओ, तब तक हम यह टायर बदल लेते हैं। वो बूढ़ा आदमी हमारी तरफ देखकर मुस्कुराया, जैसे उसे कोई बहुत बड़ी राहत मिल गई हो। वो धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ बस के अगले दरवाजे की तरफ गया। दीपक ने जाकर दरवाजा खोला और उसे अंदर बिठा दिया। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी मेरे पास से गुजरा, मुझे एक अजीब सी गंध आई। वो गंध ऐसी थी जैसे गीली मिट्टी और किसी सड़ी हुई लकड़ी की हो। मैंने सोचा कि शायद जंगल से आ रहा है, इसलिए ऐसी गंध आ रही होगी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो आदमी केबिन में जाकर मेरी सीट के पास नीचे फर्श पर ही सिकुड़ कर बैठ गया। हम दोनों वापस टायर बदलने में लग गए। अब हम और भी जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। हमें लगभग 20 मिनट और लगे। हमने फटा हुआ टायर निकालकर नया टायर लगा दिया, सब नट बोल्ट कस दिए और औजार वापस डिक्की में रख दिए। मैंने अपने हाथ एक कपड़े से पोंछे और दीपक से कहा, चलो भाई, हो गया काम, अब निकलते हैं यहां से। हम दोनों वापस केबिन में आए। दीपक अपनी सीट पर बैठ गया और मैं अपनी ड्राइवर वाली सीट पर। वो बूढ़ा आदमी अभी भी नीचे उसी तरह चुपचाप बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मुझे लगा शायद वो सो गया है। मैंने बस को स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसे वापस सड़क पर ले आया। मैंने गियर बदला और बस फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। जंगल का वो सन्नाटा और वो घना अंधेरा अब मुझे और भी ज्यादा अजीब लग रहा था। बस के अंदर सब सवारियां सो रही थीं। केबिन में भी शांति थी, सिर्फ इंजन की आवाज आ रही थी। मैंने बस चलाते चलाते नीचे बैठे उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वो अभी भी आंखें बंद किए बैठा था, लेकिन मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, जैसे कोई पत्थर बैठा हो।
और इतनी ठंड होने के बावजूद वो कांप भी नहीं रहा था, जबकि जब वो हमें मिला था तब वो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। मैंने सोचा शायद बस के अंदर आकर उसे थोड़ी गर्मी मिल गई होगी। मैंने दीपक से धीरे से पूछा, दीपक, तुझे नींद तो नहीं आ रही? दीपक ने कहा, नहीं सोहन भाई, अब तो नींद उड़ गई है। मैंने कहा, हाँ, ये जंगल का रास्ता खत्म हो जाए तो चैन मिले। पता नहीं क्यों आज मुझे यहां बहुत घबराहट हो रही है। दीपक कहने लगा, वो तो है भाई, ये बूढ़ा आदमी भी पता नहीं कहां से आ गया। तभी उस बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली और हमारी तरफ देखा। मैंने उसे शीशे में से देखा। उसने एक बहुत ही अजीब सी आवाज में कहा, तुम लोग बहुत अच्छे आदमी हो, तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। उसकी आवाज पहले से थोड़ी भारी लग रही थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं बाबा, ये तो हमारा फर्ज था। आपको कहां उतरना है? वो बोला, बस ये जंगल खत्म हो जाए वहीं उतार देना। मैंने कहा, ठीक है। मैंने अपनी नजर वापस सड़क पर कर ली। हम अभी भी उस जंगल वाले रास्ते पर ही थे। सड़क बिल्कुल खाली थी। मैं बस चला रहा था कि तभी मेरी नजर साइड वाले शीशे पर गई, जिससे मैं बस के अंदर केबिन में देख सकता था। और शीशे में जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा खून जम गया। मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर टाइट हो गई। वो बूढ़ा आदमी जो नीचे बैठा था वो अब नीचे नहीं था, वो सीधा खड़ा हो गया था और वो मेरी बगल वाली खिड़की से बाहर अंधेरे में घूर रहा था। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो यह कि उसका चेहरा अब उस बूढ़े आदमी का नहीं था। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, मुझे उस शीशे में एक बहुत ही भयानक और बिगड़ा हुआ चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और पूरी तरह काली थीं और वो मुस्कुरा रहा था, एक बहुत ही डरावनी हंसी। मैं इतना डर गया कि मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैंने घबराकर जोर से ब्रेक लगा दिया। बस एक झटके के साथ रुक गई। दीपक चिल्लाया, क्या हुआ सोहन भाई? मैंने कांपते हुए अपनी सीट के पास नीचे देखा। वो बूढ़ा आदमी, वो अभी भी वहीं उसी तरह सिकुड़कर बैठा हुआ था और आंखें बंद किए हुए था, जैसे वो गहरी नींद में हो। मुझे लगा शायद मैंने कोई सपना देखा है या शायद मेरी आंखें थक गई हैं। बस के अचानक रुकने से बस के अंदर जो कुछ सवारियां जाग रही थीं, वो फिर से चिल्लाने लगी, क्या हुआ भाई? आज क्या खाकर गाड़ी चला रहे हो? बार बार ब्रेक क्यों मार रहे हो? दीपक भी मेरी तरफ घूर कर देख रहा था। वो बोला, सोहन भाई, क्या हुआ? इस बार क्या आ गया आगे? मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। ठंड के मौसम में भी मुझे गर्मी लग रही थी। मैंने नीचे बैठे उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वो अभी भी वैसे ही बैठा था। उसे शायद इस झटके का एहसास भी नहीं हुआ था। मैंने दीपक को क्या बताता? अगर मैं उसे कहता कि मुझे शीशे में एक भयानक चेहरा दिखा तो वो मुझे पागल समझता। वो कहता कि सोहन भाई, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। मैंने खुद को संभाला और एक लंबी सांस ली। मैंने दीपक से कहा, कुछ नहीं भाई, वो पता नहीं, सड़क पर कोई जानवर, शायद हिरण का बच्चा था, एकदम से बस के आगे आ गया। उसे बचाने के चक्कर में ब्रेक लगाना पड़ा। दीपक ने बाहर अंधेरे में झांका। उसे कुछ नहीं दिखा। वो बोला, सोहन भाई, ध्यान से चलाओ, जंगल का रास्ता है, अगर जानवर से बस टकरा गई तो हमारा ही नुकसान होगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैंने बस में सो रही सवारियों से माफी मांगी और बस को फिर से स्टार्ट कर दिया। मैंने धीरे धीरे बस को आगे बढ़ाया, लेकिन अब मेरा पूरा ध्यान उस बूढ़े आदमी पर था। मैं बार बार नजर बचाकर उसे नीचे देख लेता था। वो अभी भी पत्थर की तरह बिना हिले डुले बैठा था। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मुझे यकीन था कि मैंने जो देखा वो मेरा वहम नहीं था। वो चेहरा, वो काली आंखें और वो डरावनी मुस्कान, वो सब सच था। लेकिन अगर वो सच था तो फिर ये बूढ़ा आदमी कौन है? ये कोई इंसान है या कोई और बला है जो हमारी बस में चढ़ गई है? ये सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे उस बूढ़े आदमी से अजीब सी नफरत होने लगी थी और डर भी लग रहा था। बस अपनी रफ्तार से चल रही थी। जंगल का वो रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाहर घना अंधेरा था और सन्नाटा इतना कि मुझे बस के अंदर घड़ी की टिक टिक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैंने दीपक की तरफ देखा। दीपक अब अपनी सीट पर सिर टिकाकर ऊँघने लगा था। शायद वो थक गया था। अब मैं उस केबिन में उस बूढ़े आदमी के साथ एक तरह से अकेला ही रह गया था। मेरा डर और भी बढ़ गया। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि यह जंगल का 60 किलोमीटर का रास्ता जल्दी से खत्म हो और मैं इस बूढ़े आदमी को बस से उतारकर यहां से भागूं।
मैं अभी यही सब सोच रहा था कि तभी मुझे एक आवाज आई, एक बहुत ही धीमी और अजीब सी आवाज, जैसे कोई सूखी हड्डी चबा रहा हो। कटकट की आवाज। वो आवाज ठीक मेरे पास से नीचे से आ रही थी, जहां वो बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने डरते डरते अपनी नजरें सड़क से हटाई और नीचे उसकी तरफ देखा। वो बूढ़ा आदमी अभी भी आंखें बंद के बैठा था, लेकिन उसका मुंह थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, जैसे वो कुछ चबा रहा हो। और वो सड़ी हुई गंध, वो गीली मिट्टी और सड़न वाली गंध, वो अब पहले से बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। इतनी तेज कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। मैंने हिम्मत करके थोड़ा सा झुककर देखा कि वो क्या चबा रहा है। मैंने देखा कि उस बूढ़े आदमी के हाथ में, जो अब तक छुपे हुए थे, एक छोटी सी चीज थी। वो किसी जानवर का छोटा सा कच्चे मांस का टुकड़ा लग रहा था, जिस पर खून लगा था। और वो उस कच्चे मांस को अपने सूखे होंठों से चबा रहा था। यह देखकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मुझे लगा कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। यह आदमी, यह कोई इंसान नहीं हो सकता। यह कोई शैतान है, कोई पिशाच है जो हमारी बस में आ गया है। मैं डर के मारे चीखना चाहता था। मैं दीपक को जगाना चाहता था। तभी उस बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोल दी। वो दोनों काली आंखें जो मैंने शीशे में देखी थी, उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। वही भयानक मुस्कान। उसके दांत वो पीले और नुकीले थे। और फिर वो बोला, एक ऐसी आवाज में जो किसी इंसान की नहीं थी, बहुत भारी, जैसे कोई गहरे कुएं से बोल रहा हो, भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। दोस्तों, उस आवाज को सुनकर और उस भयानक चेहरे को देखकर मेरा पूरा शरीर जम गया था। मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर ऐसे चिपक गए थे जैसे वो उसी का हिस्सा हूं। मुझे बस इतना पता था कि मुझे बस चलाते रहना है। अगर मैंने बस रोकी तो यह शैतान मुझे और बस में सो रही सवारियों को जिंदा खा जाएगा। वो चीज जो बूढ़े आदमी के भेस में थी, वो अभी भी नीचे फर्श पर बैठी थी। वो मुझे ही घूर रही थी, अपनी उन काली बिना पुतलियों वाली आंखों से। और वो मुस्कुरा रही थी जैसे वो मेरे डर का मजा ले रही हो। वो सड़ी हुई गंध अब इतनी तेज हो गई थी कि मेरा दम घुट रहा था। मैंने हिम्मत करके अपनी नजरें वापस सड़क पर टिका दी। मैं कांपते हुए हाथों से बस चला रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं दीपक को कैसे जगाऊं? अगर मैंने जोर से आवाज दी तो शायद वो मुझ पर हमला कर देगा। तभी मुझे अपने बगल में एक हरकत महसूस हुई। वो चीज, वो बूढ़ा आदमी अब धीरे धीरे अपने घुटनों के बल खड़ा हो रहा था। मैंने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, लेकिन मुझे बस तो चलानी ही थी। मैंने तुरंत आंखें खोली। वो अब पूरी तरह से खड़ा हो चुका था। वो उस छोटे से केबिन में मेरी बगल में ही खड़ा था। उसका सिर बस की छत से लगभग छू रहा था। वो बूढ़ा आदमी जो इतना छोटा और कमजोर लग रहा था, वो अब बहुत लंबा और भयानक लग रहा था। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वो उस दरवाजे की तरफ देख रहा था जो ड्राइवर के केबिन को पीछे सवारियों वाली जगह से अलग करता था। उस दरवाजे में एक छोटा सा शीशा लगा था। वो उस शीशे से अंदर सो रही सवारियों को घूर रहा था। मैं समझ गया, वो भूखा था और उसका खाना पीछे सो रहा था। वो उन बेबस सवारियों को अपने शिकार के तौर पर देख रहा था। यह सोचते ही मेरे अंदर डर के साथ एक अजीब सी हिम्मत आई। मैं इन सवारियों को इस शैतान का खाना नहीं बनने दे सकता था। इनकी जान की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने फैसला कर लिया, मुझे दीपक को जगाना ही होगा। मैंने अपना एक हाथ धीरे से स्टीयरिंग से हटाया और बगल में सो रहे दीपक के कंधे को हिलाया। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, दीपक उठ। दीपक गहरी नींद में था। वो नहीं हिला। वो शैतान, वो अभी भी सवारियों को घूर रहा था। मैंने दीपक को थोड़ा जोर से झिंझोड़ा, दीपक उठ जा भाई। दीपक ने नींद में ही कुछ बुदबुदाया और दूसरी तरफ करवट लेने लगा। तभी उस शैतान ने अपना एक हाथ उठाया। वो हाथ अब बूढ़े आदमी का कमजोर हाथ नहीं था। वो एक लंबा काला हाथ था जिसके नाखून बहुत बड़े और नुकीले थे। उसने उस हाथ से केबिन के दरवाजे को धीरे से खटखटाया, जैसे वो किसी को अंदर बुला रहा हो। वो आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उस सन्नाटे में वो मुझे बहुत तेज सुनाई दी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने अपनी पूरी ताकत से दीपक को एक घूंसा मारा। दीपक दर्द से चिल्लाता हुआ उठ बैठा।
क्या है सोहन भाई, पागल हो गए हो क्या? वो गुस्से में मेरी तरफ देख रहा था। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, दीपक, वो बूढ़ा आदमी। दीपक ने गुस्से में कहा, क्या बूढ़ा आदमी? सोने दो उसे। तुम्हें क्या? दीपक की बात उसके मुंह में ही रह गई। उसकी नजर मेरी बगल में खड़े उस शैतान पर पड़ गई थी जो अब धीरे धीरे हमारी तरफ घूम रहा था। दीपक ने उस शैतान का वो असली चेहरा, वो काली आंखें, वो नुकीले दांत सब देख लिया था। दीपक का चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके मुंह से एक बहुत ही तेज दर्द भरी चीख निकल गई। दीपक की वो भयानक चीख पूरी बस में गूंज गई थी। उस सन्नाटे को चीरती हुई वो चीख पीछे सो रही सवारियों के कानों तक भी पहुंच गई थी। बस के अंदर एकदम से हंगामा मच गया। सब लोग अपनी अपनी नींद से जाग गए। क्या हुआ? अरे भाई, क्या हुआ? किसकी चीख थी? लोग अपनी अपनी सीटों से उठने लगे थे। कुछ लोग घबराकर केबिन की तरफ आने की कोशिश करने लगे। बस में अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन मेरी नजरें और दीपक की नजरें उस शैतान पर जमी हुई थी। दीपक का चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया था। वो अपनी सीट से हिल भी नहीं पा रहा था। वो बस उस शैतान को घूर रहा था। उसकी चीख अब उसके गले में ही अटक गई थी। वो शैतान, वो हम दोनों की तरफ घूमा। दीपक के चीखने से शायद उसका ध्यान भटक गया था। उसका वो भयानक बिगड़ा हुआ चेहरा दीपक के चेहरे से बस कुछ ही इंच दूर था। उसने अपना मुंह खोला और एक बहुत ही भयानक घुर्राने की आवाज निकाली। वो आवाज किसी जंगली जानवर जैसी थी जो अपने शिकार पर हमला करने से पहले निकालता है। फिर उसने अपना वो लंबा काला हाथ उठाया जिसके नाखून नुकीले थे। वो दीपक की गर्दन पकड़ने वाला था। मैं समझ गया था, अगर मैंने एक पल भी और सोचा तो यह शैतान पहले दीपक को मारेगा और फिर मुझे, और उसके बाद ये बस में बैठी सवारियों को भी नहीं छोड़ेगा। मैंने बिना एक पल सोचे एक ही फैसला किया। मैंने बस का एक्सीलेटर जो पहले ही दबा हुआ था उसे अपनी पूरी ताकत से फर्श से चिपका दिया। बस जो 60-70 की रफ्तार पर चल रही थी वो एकदम से 80-90 और फिर 100 की रफ्तार पकड़ने लगी। इंजन जोर जोर से गुर्राने लगा। बस एक झटके के साथ अंधेरे को चीरती हुई आगे भागी। वो शैतान जो केबिन में खड़ा हुआ था वो इस अचानक झटके के लिए तैयार नहीं था। उसका संतुलन बिगड़ गया। वो धड़ाम से पीछे की तरफ गिरा। उसका सिर केबिन को सवारियों से अलग करने वाले दरवाजे से जोर से टकराया। खट की आवाज आई, दीपक। वो जैसे ही होश में आया वो पागलों की तरह चीखने लगा, सोहन भाई, दरवाजा खोलो, मुझे कूदना है। वो अपनी तरफ का दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ मारने लगा। वो चलती बस से कूदकर अपनी जान बचाना चाहता था। मैंने उस पर चिल्लाया, दीपक, पागल मत बन, दरवाजा मत खोल, मर जाएगा। पीछे से सवारियां भी जोर जोर से चिल्ला रही थीं, अरे बस रोको, ड्राइवर बस रोको, क्या कर रहे हो? लेकिन मैं बस कैसे रोक सकता था? अगर मैंने बस रोक दी तो हम सब मारे जाते। मैं बस को भगा रहा था। मैं बस उस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। तभी वो शैतान वो फिर से उठकर खड़ा हो गया था। वो बहुत धीरे धीरे खड़ा हुआ और इस बार उसकी वो काली आंखें वो मुझे घूर रही थी। उनमें भयंकर गुस्सा था। वो समझ गया था कि इस बस को मैं चला रहा हूं। वो दीपक को भूल गया था। वो अब मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो केबिन में मेरी ड्राइवर वाली सीट की तरफ धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा रहा था। मैंने घबराकर स्टीयरिंग व्हील को जोर से बाईं तरफ घुमा दिया। बस पूरी रफ्तार में सड़क पर लहरा गई। एक पल के लिए लगा कि बस पलट जाएगी। वो शैतान वो फिर से अपना संतुलन खो बैठा और इस बार वो दीपक के ऊपर दरवाजे से जा टकराया। पीछे सवारियां इस झटके से एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ी। उनकी चीखें और तेज हो गईं, लेकिन वो शैतान वो बहुत ताकतवर था। वो फिर से खड़ा हो गया और इस बार वो मेरी तरफ झपटा। दोस्तों, वो शैतान वो मेरी तरफ झपट्टा था। मैं डर के मारे चीख पड़ा। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर ही जमे रह गए। मैं कुछ और कर ही नहीं पाया। उसके वो लंबे काले और बर्फीले हाथ सीधे मेरी गर्दन पर आ गए। उसने एक ही झटके में मेरी गर्दन पकड़ ली। वो हाथ इतने ठंडे थे जैसे किसी ने मेरे गले पर लोहे की ठंडी सलाखें रख दी हों। मेरी सांस एक पल में ही रुक गई। मेरा दम घुटने लगा। मुझे अपनी आंखों के सामने
सब कुछ धुंधला होता हुआ महसूस होने लगा। मैं बस को संभाल नहीं पा रहा था। बस 100 किलोमीटर से भी तेज रफ्तार पर थी और अब वो सड़क पर पागलों की तरह लहरा रही थी, कभी दाएं कभी बाएं। मुझे सामने सड़क की जगह सिर्फ अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां दिख रही थीं। हम किसी भी पल किसी पेड़ से टकराकर मारे जा सकते थे। पीछे बस में बैठी सवारियां बुरी तरह चीख रही थीं। वो सब एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। बस में मौत का सन्नाटा और लोगों की चीखें एक साथ गूंज रही थीं। वो शैतान, वो मेरी ड्राइवर वाली सीट के ऊपर चढ़ गया था। वो मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी था और मेरी गर्दन को अपनी पूरी ताकत से दबा रहा था। मैं अपने हाथ पैर मार रहा था। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि मेरा हिलना भी मुश्किल हो रहा था। वो मुझे ही घूर रहा था अपनी उन काली बेजान आंखों से, और वो मुस्कुरा रहा था, वही भयानक मुस्कान जैसे उसे पता था कि मेरा खेल अब खत्म हो गया है। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग को छोड़ा और अपनी कोहनी से उसके पेट पर वार करने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोहनी जैसे किसी पत्थर की दीवार से टकराई हो। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उल्टा उसकी पकड़ मेरी गर्दन पर और भी मजबूत हो गई। बस अब पूरी तरह से मेरे काबू से बाहर हो गई थी। वो सड़क से नीचे उतरने लगी। वो जंगल के अंदर उस कच्चे रास्ते पर पेड़ों की तरफ भाग रही थी। मुझे सामने एक बहुत बड़ा और मोटा पेड़ दिखाई दिया। वो बस की हेडलाइट की रोशनी में अचानक मेरे सामने आ गया था। मुझे लगा कि बस अब सब खत्म हो गया। हम सब इस शैतान के साथ यहीं इस जंगल में मारे जाएंगे। तभी मुझे एक जोरदार खटाक की आवाज आई और उस शैतान की पकड़ जो मेरी गर्दन पर थी वो एकदम से ढीली पड़ गई। वो शैतान वो मेरे ऊपर से हटा और लड़खड़ाता हुआ केबिन में पीछे की तरफ गिरा। मैंने हांफते हुए अपनी गर्दन को पकड़ा। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने जल्दी से दोनों हाथों से स्टीयरिंग को संभाला और अपनी पूरी ताकत से मैंने बस के ब्रेक मार दिए। बस के टायर मिट्टी और पत्थरों पर घिसटते हुए एक भयानक आवाज करने लगे। बस बुरी तरह से हिली और उस बड़े पेड़ से बस कुछ ही फुट पहले रुक गई। बस का इंजन झटके खाकर बंद हो गया। पूरी बस में एकदम से मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिर्फ पीछे से सवारियों के रोने और सिसकने की धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। मैंने कांपते हुए अपनी बगल में देखा। दीपक वो अपनी सीट पर खड़ा था। उसके दोनों हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे और उसके हाथ में वो छोटा वाला आग बुझाने का सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर था जो हम हमेशा बस में रखते हैं। दीपक ने अपनी पूरी ताकत से वो लोहे का सिलेंडर उस शैतान के सिर पर मारा था। वो शैतान वो अब केबिन के फर्श पर औंधा पड़ा हुआ था। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। दीपक की आवाज कांप रही थी। वो बोला, सोहन भाई, यह मर गया क्या? मैंने हांफते हुए कहा, मुझे नहीं पता भाई। तभी वो शैतान जो फर्श पर औंधा पड़ा था वो धीरे धीरे हिलने लगा। उसने अपने हाथ फर्श पर टेके और अपना सिर उठाया। वो शैतान वो अपना सिर उठाकर अब हमारी तरफ घूमा था। दीपक के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। वो आग बुझाने वाला सिलेंडर अब उसके कांपते हाथों से छूटकर नीचे फर्श पर गिर गया। खट की आवाज हुई। दीपक को समझ आ गया था कि उस लोहे के सिलेंडर का इस शैतान पर कोई असर नहीं हुआ था। वो चीज वो अब बहुत धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी और जैसे जैसे वो खड़ा हो रहा था वो बदल रहा था। हम दोनों की आंखों के सामने वो बूढ़ा आदमी अब कुछ और ही बनता जा रहा था। हमें उसकी हड्डियों के चटकने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई सूखी लकड़ियों को तोड़ रहा हो। उसका शरीर जो पहले झुका हुआ और छोटा था वो अब लंबा होने लगा। वो इतना लंबा हो गया कि उसका सिर बस की छत से टकराने लगा। उसके वो पुराने और फटे हुए कपड़े अब उसके बढ़ते हुए शरीर पर खींचकर फटने लगे और उसकी असली सूरत वो हमारे सामने आ रही थी। उसका चेहरा जो मैंने शीशे में देखा था वो अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी चमड़ी काली और खुरदरी हो गई थी, जैसे जली हुई लकड़ी हो। उसकी आंखें वो पूरी तरह से काली थीं, उनमें कोई सफेदी नहीं थी। उसका मुंह वो किसी इंसान का मुंह नहीं था, वो बहुत बड़ा था और उसके होंठ जैसे कटकर कानों तक पहुंच गए थे। वो सड़ी हुई गंध वो अब इतनी तेज हो गई थी कि मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ गया। पीछे से सवारियां वो अब केबिन का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी थी।
दरवाजा खोलो, अरे ड्राइवर साहब दरवाजा खोलो, हमें बाहर निकालो। उनकी चीखें और दरवाजा पीटने की आवाज और इस शैतान की वो भयानक घुर्राहट सब मिलकर उस केबिन में एक नर्क जैसा माहौल बना रहे थे। वो शैतान, वो अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, वो एक असली शैतान था, एक खूंखार पिशाच। उसने हम दोनों की तरफ देखा और अपना वो भयानक फटा हुआ मुंह खोला और वो जोर से चीखा। वो चीख किसी इंसान की नहीं थी, वो किसी जानवर की भी नहीं थी। वो ऐसी आवाज थी जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। उस आवाज को सुनकर पीछे सवारियों का रोना पीटना भी एक पल के लिए बंद हो गया। मैं समझ गया था अब एक पल भी यहां रुकना मतलब अपनी मौत को खुद दावत देना था। मैं दीपक पर चिल्लाया, दीपक दरवाजा खोल, कूद जा। मैंने अपनी तरफ का ड्राइवर वाला दरवाजा खोलने के लिए उसका हैंडल खींचा। दीपक भी जैसे होश में आया, वो अपनी तरफ का दरवाजा खोलने के लिए उस पर झपटा। हम दोनों पागलों की तरह अपने अपने दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो शैतान, वो हमसे बहुत तेज था। इससे पहले कि दीपक अपना दरवाजा पूरी तरह से खोल पाता, उस शैतान ने एक ही झपट्टे में दीपक का पैर पकड़ लिया। मैंने अपना दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला और मैं बस से बाहर उस जंगल की ठंडी गीली मिट्टी पर जा गिरा। मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था। मैं घुटनों के बल खड़ा हुआ। मैंने बस की तरफ पलटकर देखा। दीपक वो दरवाजे से आधा बाहर लटक गया था और वो शैतान वो उसे वापस बस के अंदर खींच रहा था। दीपक मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर चीख रहा था, सोहन भाई मुझे बचा लो, सोहन भाई। दोस्तों, मैं उस ठंडी मिट्टी पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। मेरी आंखें बस के उस खुले दरवाजे पर टिकी थीं। दीपक की वो आखिरी चीख, सोहन भाई मुझे बचा लो, वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरा शरीर, मेरा दिमाग सब डर के मारे जम गया था। मैंने अपनी आंखों के सामने उस शैतान को, दीपक को एक झटके में वापस बस के अंधेरे केबिन में खींचते हुए देखा। दीपक का हाथ जो मेरी तरफ बढ़ा हुआ था वो अंधेरे में गायब हो गया। बस के अंदर से एक भयानक खट्ट की आवाज आई, जैसे किसी ने किसी तरबूज को दीवार पर दे मारा हो, और फिर दीपक की चीख हमेशा के लिए खामोश हो गई। मैं समझ गया था मेरा दोस्त, मेरा भाई दीपक अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं वहीं बैठा रोने लगा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी बस के पीछे वाले हिस्से से उन सवारियों की चीखें और तेज हो गईं। वो अब भी उस केबिन के दरवाजे को जोर जोर से पीट रहे थे। दरवाजा खोलो, कोई है, हमें बाहर निकालो। शायद उन्हें नहीं पता था कि मौत अब उनके दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी है। मुझे उस शैतान के घुर्राने की आवाज आई। वो अब केबिन में उन सवारियों की तरफ घूम गया था। और फिर मुझे दरवाजा पीटने की आवाज नहीं आई, मुझे दरवाजा टूटने की आवाज आई। वो शैतान वो लोहे के दरवाजे को तोड़ रहा था। मुझे पता था दीपक के बाद अब उन सवारियों की बारी है, और उनके बाद मेरी। मैं यहां और नहीं रुक सकता था। मैं एक कायर बन गया था। मुझे अपनी जान बचानी थी। मैं उठा। मैं अपनी पूरी ताकत से उस जंगल के अंधेरे में भागने लगा। मैं नहीं जानता था कि मैं कहां जा रहा हूं। मैं बस भाग रहा था। मैं उस बस से, उस शैतान से दूर भागना चाहता था। मेरे पीछे उस बस से उन बेबस सवारियों की दर्द भरी चीखें आ रही थीं। वो चीखें धीरे धीरे मेरे भागने की आवाज में दबती जा रही थी। मैं रात भर भागता रहा। मैं कांटों में गिरा, पत्थरों से टकराया, मेरे कपड़े फट गए, मेरे घुटनों और कोहनियों से खून बहने लगा, लेकिन मैं नहीं रुका। जब सुबह की पहली किरण निकली, तब मैं जाकर उस जंगल से बाहर एक पक्की सड़क पर गिरा। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अस्पताल में था। कुछ गांव वालों ने मुझे सड़क पर पड़ा देखकर यहां भर्ती करा दिया था। मैंने पुलिस को सब कुछ शुरू से आखिर तक बताया, उस बूढ़े आदमी के बारे में, उस टायर के फटने के बारे में और उस भयानक शैतान के बारे में। पुलिस ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि मैं सदमे में हूं, या शायद मैं ही किसी साजिश में शामिल हूं। वो लोग उस जंगल में उस जगह पर गए जहां मैंने बताया था। उन्हें वो बस मिली। वो उसी बड़े पेड़ के सामने खड़ी थी। बस का ड्राइवर वाला दरवाजा खुला था। दोस्तों, पुलिस वालों ने बताया कि बस का केबिन
पूरी तरह से खून से लथपथ था। वहां मांस के छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए थे और वो दरवाजा जो केबिन को सवारियों से अलग करता था वो टूटा हुआ था। उसे किसी ने अंदर से बाहर की तरफ फाड़ दिया था। लेकिन बस के अंदर एक भी सवारी नहीं थी, एक भी इंसान नहीं, ना ही दीपक, ना ही वो 30 सवारियां। बस पूरी तरह से खाली थी। उनका सामान, उनके बैग, उनके कंबल सब उनकी सीटों पर वैसे ही पड़े थे जैसे वो उन्हें छोड़कर अभी अभी कहीं गए हों। लेकिन वहां खून के सिवाय और कुछ नहीं था। वो सब लोग दीपक के साथ उसी रात उस जंगल में गायब हो गए थे। उनका आज तक कोई पता नहीं चला। उस केस को कुछ दिनों बाद बंद कर दिया गया। कंपनी वालों ने सोचा कि शायद बस लुटेरों ने लूट ली थी, लेकिन मैं सच जानता था। दोस्तों, उस रात मैंने सिर्फ अपना दोस्त दीपक ही नहीं खोया, मैंने अपनी हिम्मत, अपना सुकून सब खो दिया। मैंने उस दिन के बाद कभी बस नहीं चलाई। मैंने वो काम ही छोड़ दिया। आज भी जब रात को मैं अकेला होता हूं तो मुझे दीपक की वो आखिरी चीख सुनाई देती है, सोहन भाई मुझे बचा लो, और मैं उसे नहीं बचा पाया। दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम है और मैं पिछले 15 सालों से बस ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूं। और आज जो डरावनी घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी में घटी बहुत ही खौफनाक घटना है। यह घटना कुछ साल पहले की है, जब मुझे रात की शिफ्ट में जबलपुर जाने वाली एक प्राइवेट बस चलाने को मिली थी। यह रास्ता आम तौर पर दिन में तो ठीक रहता है, लेकिन रात के समय बहुत वीरान और सुनसान हो जाता है। उस रात भी बाकी दिनों की तरह बस में सिर्फ कुछ ही सवारियां बची थीं और घड़ी रात के करीब 12 बजा रही थी। बस धीरे धीरे अपने रास्ते पर चल रही थी। चारों तरफ अंधेरा था और सड़कें पूरी तरह खाली। अचानक मेरी नजर एक महिला पर पड़ी जो सड़क के किनारे अकेली खड़ी थी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। पहले मुझे लगा शायद वह किसी यात्री की पत्नी होगी या आसपास के किसी गांव से आई होगी और जबलपुर की बस पकड़ने का इंतजार कर रही होगी। मैंने बस रोकी और दरवाजा खोला। वो बिना कुछ बोले बस में चढ़ी और सीधा सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। मगर जो बात मुझे थोड़ी अजीब लगी वो ये कि बस में बैठने के बाद उसने एक बार भी मेरी तरफ देखा नहीं और ना ही कुछ कहा। मैंने सोचा चलो थकी होगी या कोई परेशानी होगी, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद मैंने रियर व्यू मिरर से पीछे झांक कर देखा तो वो सीट खाली थी। मैंने फौरन बस रोकी और उठकर पीछे देखा तो सारी सीटें खाली थीं। मेरे माथे पर पसीना आ गया क्योंकि मैंने खुद देखा था कि वो महिला बस में चढ़ी थी और पीछे बैठी थी। उसी समय बस का इंजन अजीब अजीब आवाजें करने लगा और फिर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो चला था और मैं अकेला उस बस में फंसा हुआ था। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे, क्या वो महिला सच में थी या कुछ और? मैं बस के अंदर ही बैठा रहा क्योंकि बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर चारों तरफ गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। दूर जंगल से बस हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैंने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक अजीब सी खरखराहट जैसी आवाज आ रही थी। तभी अचानक मेरी नजर बस की खिड़की की तरफ पड़ी। वही औरत अब बस के पास खड़ी होकर अंदर देख रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खिड़की से झांक कर आवाज लगाई, अरे तुम कौन हो? यहां क्यों खड़ी हो? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे वह चलने लगी और अंधेरे में गायब हो गई। मैं सोच रहा था कहीं ये मेरी कल्पना तो नहीं, लेकिन जो मैंने देखा था वह हकीकत लग रहा था। लेकिन अब मन में और सवाल उठने लगे, ये सब हो क्या रहा है? मैं अपनी सीट पर उठा और जैसे ही बस के दरवाजे लॉक करने लगा, मुझे लगा जैसे कोई मेरे बगल में बैठा हो। मैंने जैसे ही पलटकर देखा, मेरी सांसें थम गईं। वही महिला जो कुछ देर पहले गायब हो गई थी, अब मेरी सीट के ठीक बगल में बैठी थी। वो एकदम शांत बैठी थी, आंखें बंद, चेहरा इतना सफेद और ठंडा कि देखकर लगा जैसे उसमें जान ही नहीं हो। मैं अंदर तक डर गया था। बस से कूदकर भागने का मन कर रहा था, लेकिन शरीर जैसे जम चुका था। हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसकी सांसों की आवाज अब साफ सुनाई देने लगी थी, लेकिन उसकी पलकें अब भी बंद थीं। धीरे धीरे उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और जैसे ही उसकी आंखें खुली, मेरा खून सूख गया। उसकी आंखों में गहराई तक लाल रंग फैला हुआ था, जैसे खून उबल रहा हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई।
तभी अचानक बस के हॉर्न की तेज आवाज ने मुझे चौंका दिया। होश आया तो देखा कि वह महिला फिर से गायब हो चुकी थी। मैं घबरा गया और जल्दी से दरवाजे खोलकर बस से नीचे कूद गया। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा ही अंधेरा था। मैं चाहता था कि किसी से मदद मिल जाए, लेकिन वो सड़क इतनी सुनसान थी कि कोई वाहन नजर नहीं आ रहा था। ठंड बढ़ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हारकर मैं बस के पास जमीन पर ही बैठ गया और किसी मदद की उम्मीद करने लगा। करीब 1 घंटा बीत गया होगा, तभी दूर से एक ट्रक की हेडलाइट्स दिखाई दी। मैंने तुरंत हाथ हिलाया और उसे रुकने का इशारा किया। ट्रक रुका और ड्राइवर ने बाहर झांक कर पूछा, क्या हुआ भैया, गाड़ी खराब हो गई क्या? मैंने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और उसे बस की तरफ इशारा किया। फिर जैसे ही मैंने उसे उस महिला की पूरी बात बताई, उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसने कुछ भी बोले बिना ट्रक स्टार्ट किया और वहां से चला गया। उसकी आंखों में अजीब सा डर था, जैसे वह पहले से ही कुछ जानता हो। अब मेरे मन में और भी सवाल उठने लगे थे। वो कौन थी? क्यों आ रही थी बार बार मेरे सामने? क्या ये सब मेरे साथ असल में हो रहा है या दिमाग का धोखा है? उस रात के बाद कई दिन तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। जब भी आंखें बंद करता, उसकी लाल आंखें मेरे सामने आ जाती। कुछ दिन मैंने बस चलाना छोड़ भी दिया, लेकिन जिम्मेदारियां थीं, मजबूरी थी, तो फिर से काम पर लौटना पड़ा। 1 हफ्ते बाद मुझे फिर से उसी रूट पर रात की ड्यूटी मिल गई। इस बार मेरे साथ एक नया कंडक्टर था, पवन। वो बड़ा शालीन और शांत लड़का था। अभी अभी नौकरी शुरू की थी। हमने आपस में बातचीत करते हुए ड्यूटी शुरू की। रात के पहले कुछ घंटे सामान्य रहे। बस में ज्यादा यात्री नहीं थे और सड़कें शांत थीं। रात करीब 1 बजे हम उसी जगह पहुंचे जहां पिछली बार वो घटना हुई थी। मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने पवन से कुछ नहीं कहा। जैसे ही हम उस मोड़ के पास पहुंचे, मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी। मैंने बस की रफ्तार कम कर दी और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। पवन ने मुझे देखा और पूछा, सर, सब ठीक है ना? आप अचानक इतने चुप क्यों हो गए? मैंने हल्की सी मुस्कान देकर कहा, हाँ, सब बढ़िया है। शायद नींद की वजह से थोड़ा थक गया हूं। तभी अचानक से वही महिला फिर से दिखाई दी। वही सफेद साड़ी, वही बर्फ सा चेहरा। वो सड़क के किनारे खड़ी थी और एक खतक बस की ओर देख रही थी। मैंने घबराकर बस रोक दी। पवन भी उसे देखकर चौंक गया और बोला, सर, ये कौन है? इस वक्त यहां क्या कर रही है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे अंदर का डर फिर से जाग चुका था। पवन दरवाजा खोलने ही वाला था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और जल्दी से कहा, दरवाजा मत खोलना, इसे बस में मत चढ़ने देना। वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गया। लेकिन सर, हो सकता है उसे मदद की जरूरत हो, उसने कहा। मगर मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था। मुझे फिर वही डर लग रहा था जो उस रात महसूस किया था। मैंने सख्ती से कहा, दरवाजा मत खोलना। वो औरत वहीं खड़ी रही, जैसे उसे यकीन हो कि बस रुकेगी और वो चढ़ेगी। कुछ पल तक वो बस की ओर निहारती रही। फिर अचानक उसने नजरें फेर लीं और धीरे धीरे सड़क पर चलती हुई अंधेरे में गुम हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पवन की हालत भी खराब हो गई थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, सर, ये औरत कौन थी और आपने उसे चढ़ने क्यों नहीं दिया? मैं चुप रहा, कुछ बोलने की हालत में नहीं था। मैंने बिना जवाब दिए बस को आगे बढ़ा दिया। मन में एक सवाल गूंजता रहा, क्या यह सब सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या और किसी ड्राइवर ने भी कभी ऐसी कोई डरावनी चीज महसूस की है? उस रात के बाद मैंने अपने कुछ साथी चालकों से इस बारे में बात करने की कोशिश की, मगर जब भी मैं उस सड़क का जिक्र करता या उस औरत के बारे में बताता, सब अचानक चुप हो जाते। उनकी नजरों में एक अनकहा डर होता, जैसे वो कुछ जानते हों लेकिन बोलना नहीं चाहते। एक शाम जब हम लोग डिपो के पास चाय की दुकान पर बैठे थे, तो बुजुर्ग ड्राइवर कैलाश जी, जो पिछले 30 सालों से ड्राइविंग कर रहे थे, मेरे पास आकर धीरे से बोले, राधे श्याम, मैं जानता हूं तूने क्या देखा है, लेकिन इस बारे में किसी से बात मत करना। मैं चौंक गया। क्या आप उस औरत को जानते हैं? मैंने पूछा। कैलाश जी ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने भी देखा है उसे, बहुत साल पहले। उस इलाके में कुछ तो है जो इंसान की समझ से परे है। कई ड्राइवरों ने उसे देखा है, पर कोई कुछ कहता नहीं। याद रखना, अगर फिर से दिखे तो बस मत रोकना। उनकी बातों ने मेरे अंदर और भी बेचैनी भर दी। अब मैं इस सोच में पड़ गया था कि अगली बार अगर वह फिर से दिखी तो क्या मैं उसे अनदेखा कर पाऊंगा? पर सच तो यह है कि उसके लाल डबडबाए हुए आंखें और वो सन्नाटे में डूबा चेहरा अब मेरे सपनों का हिस्सा बन चुका था।
मैं अक्सर रात को डर के मारे उठ बैठता। कुछ हफ्तों तक सब ठीक चला। मैंने कई बार उसी रूट पर बस चलाई, लेकिन वो औरत फिर कभी नजर नहीं आई। धीरे धीरे मैं मान बैठा कि शायद अब सब कुछ सामान्य हो गया है। पर एक रात जब मैं उसी रूट पर था, करीब 2 बज रहे थे। रास्ता पूरी तरह सुनसान था और एक अजीब सी सिहरन बस के भीतर फैलने लगी। अचानक बस की हेडलाइट झपकने लगी। मैंने बस रोककर चेक किया, मगर कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी। जैसे ही मैंने इंजन दोबारा स्टार्ट किया, वही धीमी खरखराहट की आवाज सुनाई दी जो पहले भी सुनी थी। मैंने खुद से कहा, इस बार रुकना नहीं है, और बस की स्पीड बढ़ा दी। मेरी आंखें सीधे सामने जमी थीं, लेकिन दिल बेकाबू हो रहा था। पीछे बैठी सवारी की आहट अब भी महसूस हो रही थी। मैं जानता था कि ये कोई आम इंसान नहीं है, पर इस बार मैंने हिम्मत कर ली थी। मैंने खुद को रोका और पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, पीछे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं, मानो कोई सीटों पर नाखून घिस रहा हो। धीमे धीमे वो आवाजें और भी नजदीक आती लगने लगीं, जैसे कोई मेरा ध्यान भटकाना चाहता हो। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं जुटाई। बस की स्पीड को लगातार बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि किसी तरह ये वीरान रास्ता जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन वो आवाजें अब पहले से ज्यादा तेज और साफ सुनाई देने लगी थीं। मेरे मन में लगातार एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। घड़ी की ओर देखा, रात के ठीक 2:30 बजे थे और अभी भी मंजिल तक पहुंचने में कम से कम 20 किलोमीटर बाकी थे। खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर एक अजीब आवाज के साथ दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे को धीरे से छू रहा है। वो एहसास बेहद ठंडा और सिहरन भरा था। मेरे पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने फौरन रियर व्यू मिरर में झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीटें फिर से खाली दिख रही थीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि कोई बस में मौजूद है। मैंने बस की रफ्तार और बढ़ा दी। अब मुझे किसी भी हालत में इस रास्ते से जल्दी निकलना था। कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा नजर आया। वहां रोशनी जल रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे बस रोक दी, क्योंकि अब बस में अकेले रहना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। पवन, जो हर बार की तरह इस रूट पर मेरे साथ था, मेरी हालत देखकर घबरा गया। उसने पूछा, सर, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? सब ठीक है ना? मैं उसे पूरी बात नहीं बता सकता था। वो नया था और शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं करता। हम दोनों ढाबे के अंदर गए और चाय का ऑर्डर दिया। चाय देने वाला एक बुजुर्ग आदमी था जो चुपचाप बर्तन साफ कर रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई साहब, इस रास्ते पर रात में कभी कुछ अजीब देखने को मिला है क्या? वो थोड़ी देर के लिए रुक गया, फिर मेरी ओर देखा और बोला, बेटा, इस रोड पर जाने वाले कई लोग रात में कुछ न कुछ अनोखा जरूर देखते हैं। उसने आगे बताया कि यहाँ से करीब 13 किलोमीटर आगे बरसों पहले एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक औरत की मौत हो गई थी। तब से कई ड्राइवरों ने उसे रात के अंधेरे में देखा है, लेकिन कोई खुलकर कुछ कहता नहीं। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। मैंने तुरंत पूछा, वो औरत कैसी दिखती थी? बूढ़े ने अपनी आंखें थोड़ा सिकोड़ कर मेरी ओर देखा और धीमे से बोला, उसकी आंखें खून की तरह लाल होती हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही औरत थी जिसे मैं देख चुका था। अब ये समझ पाना और मुश्किल हो गया कि आखिर वो है कौन और क्यों बार बार मुझे ही नजर आती है। हमने चाय खत्म की और बस की ओर लौटे। मेरी हिम्मत अब लगभग जवाब दे चुकी थी, लेकिन ड्यूटी पूरी करनी थी। हम वापस बस में बैठे और धीरे धीरे हाईवे की ओर बढ़ने लगे। अब बस एक ही सवाल मन में गूंज रहा था, क्या वो फिर से नजर आएगी? हर मोड़, हर पेड़ के पीछे मुझे उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। रास्ता अब थोड़ा खुला और रोशनी भरा था, क्योंकि हम हाईवे पर आ चुके थे, लेकिन मेरा ध्यान अब भी रियर व्यू मिरर पर ही था। मैं यही चाहता था कि वो दोबारा नजर ना आए, लेकिन डर कहीं ना कहीं अंदर बैठा था कि कहीं वो फिर से पीछे की सीट पर ना हो। रात गहराती जा रही थी और अब बस में कुछ यात्रियों की हलचल सुनाई देने लगी थी, जो शायद नींद लेने की कोशिश कर रहे थे। ये आवाजें थोड़ी राहत देने वाली थीं, लेकिन अंदर की घबराहट अब भी वैसी ही बनी हुई थी। थोड़ी देर बाद अचानक फिर से बस के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और पीछे देखने की कोशिश नहीं की। उसी समय पवन की आवाज आई, सर, क्या आप पीछे देख रहे हैं? उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। मैं उसे जवाब देने ही वाला था कि पवन ने फिर कहा, सर, वह पीछे बैठी है। मैंने झटके में बस रोक दी। पवन का चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था।
उसके होंठ कांप रहे थे और उसने डरते हुए कहा, सर, यहां नहीं रुक सकते, बस को चलाते रहिए। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मैंने बस को फिर स्टार्ट किया, लेकिन इस बार मेरा खुद पर से कंट्रोल छूट रहा था। मेरा दिल मान ही नहीं रहा था कि जो कुछ हो रहा है वह असली है। पवन चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया और हम दोनों में से किसी ने भी पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। बस अपनी गति में चलती रही, लेकिन हर मोड़ पर लगता था जैसे कुछ भयानक होने वाला है। तभी बस के अंदर एक अजीब सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वह इतनी धीमी थी कि समझ नहीं आ रहा था क्या बोला जा रहा है, मगर वह आवाज बस के अंदर से ही आ रही थी। मैंने एक बार फिर रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी वह सरसराहट अब भी जारी थी। पवन ने धीरे से कहा, सर, जल्दी यहां से निकलना होगा। इसके बाद जो हुआ वह मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना बन गई। पवन की आवाज में डर साफ झलक रहा था और सच कहूं तो मैं खुद भी अंदर से बुरी तरह कांप रहा था। उस सरसराहट ने माहौल को और ज्यादा डरावना बना दिया था। मैंने बस की स्पीड और बढ़ा दी। अब हम बस किसी तरह उस रास्ते को छोड़ देना चाहते थे। रास्ता अब और भी वीरान हो चला था। हर पेड़ और हर झाड़ी मानो हमें घूर रही थी। बस की हेडलाइट आगे का रास्ता दिखा रही थी, लेकिन हर चीज अंधेरे में और भयानक लग रही थी। तभी एक झटके से बस के ब्रेक लग गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों से जबरदस्ती ब्रेक दबाया हो। मैंने घबराकर पवन की ओर देखा। उसका चेहरा भी सन्न था। बस सड़क के बीचों बीच रुक गई थी और इंजन बंद हो गया। मैंने कई बार बस को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। पवन पसीने से तर हो चुका था। कांपते हुए बोला, सर, कुछ सही नहीं है, हमें निकलना होगा यहां से। मैं बार बार बस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी बस के पीछे किसी ने जोर से धक्का मारा। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पूरी ताकत से बस को पीछे से हिला रहा हो। मैं और पवन दोनों ने एक साथ पीछे देखा, लेकिन घना अंधेरा था। कुछ नजर नहीं आया। बस के अंदर जैसे दम घुट रहा हो, सांसें रुक सी गई थी। तभी बस की खिड़की पर जोर जोर से कोई थपथपाने लगा। वह आवाज इतनी तेज थी कि लगा जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने फिर रियर व्यू मिरर में देखा, पर वहां भी कुछ नहीं था। पवन कांपते हुए बोला, सर, वो यहीं है, वापस आ गई है। मेरे हाथ कांप रहे थे। फिर भी मैंने बस को स्टार्ट करने की एक और कोशिश की। इंजन अब भी शांत था। तभी पवन अचानक जोर से चिल्लाया, सर, देखिए। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें फटी रह गई थीं और हाथों से सीट को कसकर पकड़े हुए था। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया और पूरी तरह ठंडे पसीने से भीग गया। वह औरत जो पहले बस में दिखी थी, अब ठीक खिड़की के पास खड़ी थी। उसने वही सफेद साड़ी पहनी हुई थी और चेहरा बिल्कुल भावा शून्य था। उसकी आंखें फिर से वहीं खून जैसी लाल थीं। इस बार वह सीधे मेरी ओर देख रही थी। उसकी निगाहें ऐसी थीं जैसे मेरे भीतर झांक रही हों, मेरे मन को छेद रही हों। पवन ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मैं अपनी निगाहें उससे हटा नहीं सका। उस औरत के होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो कुछ कहना चाह रही हो। मैं सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी बस के चारों ओर हवा अचानक तेज चलने लगी। उस रात की तेज हवा अचानक और तेज हो गई थी। उस औरत के बाल उस हवा में बुरी तरह लहरा रहे थे और तभी मैंने देखा कि उसके चेहरे पर गुस्से की एक भयानक लहर दौड़ गई। फिर अचानक एक भयंकर धमाका हुआ, ऐसा जैसे किसी ने बस की छत पर भारी भरकम चीज पटक दी हो। मैं और पवन एक साथ डर के मारे अपनी अपनी सीट पर झुक गए। बस के अंदर का माहौल एकदम ठंडा हो गया था। वह औरत अब हमें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी को हम अब भी महसूस कर सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस में ही कहीं छिपकर हमारी हर हरकत पर नजर रख रही हो। मैंने बिना कोई देरी किए बस का इंजन फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार बस चालू हो गई। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया और बस को तेजी से आगे बढ़ाया। पीछे से आती वह अजीब सी आवाजें अब धीमी होती जा रही थीं। अगले कुछ किलोमीटर हम दोनों बिना कुछ बोले तय कर गए। पवन का चेहरा अभी भी जर्द पड़ा था और मैं खुद अंदर से हिल चुका था। वह अजीब माहौल जो हमारे पीछे था धीरे धीरे छूटता जा रहा था, लेकिन मेरे दिल में अब भी एक सवाल रह गया था, क्या यह सब अब सच में खत्म हो गया है? हम जैसे तैसे डिपो पहुंचे। पवन बिना कुछ बोले जल्दी से बस से उतरा और डिपो की इमारत की तरफ भाग गया। मैं भी धीरे धीरे उतरा और पानी पीने डिपो के अंदर चला गया।
डर और थकान से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे कानों में अब भी वो थपथपाहट और आंखों के सामने वो लाल आंखें घूम रही थीं। कुछ देर बाद मैंने देखा कि डिपो के कुछ और ड्राइवर इकट्ठा थे और उनकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। उनमें से एक बुजुर्ग ड्राइवर, जो शायद काफी सालों से यहां काम कर रहा था, मेरी तरफ आया और धीरे से बोला, आज फिर देखा तुमने? मेरे चेहरे के भाव देखकर वह सब समझ गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहुत से ड्राइवरों ने उसे देखा है, लेकिन इस बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता। उभरने का बस एक ही तरीका है, इस बात को भूल जाओ और फिर कभी उस रास्ते पर मत जाना। मैं उसकी बात सुन रहा था, लेकिन मेरे मन में अब भी एक सवाल गूंज रहा था। वह औरत कौन थी और क्यों वह बार बार मुझे ही दिखाई दी? उस रात के बाद कई दिन तक मैं उसी डिपो में ड्यूटी करता रहा, लेकिन मैंने फिर कभी उस जबलपुर वाली सड़क पर रात की शिफ्ट नहीं ली। हालांकि मैंने इस घटना का जिक्र किसी से ज्यादा नहीं किया, लेकिन हर बार जब कोई ड्राइवर रात की ड्यूटी करके लौटता और उसकी आंखों में वही डर दिखता, तो मैं समझ जाता था कि वह भी उसी भयावह सच्चाई से होकर गुजरा है। अब तक उस औरत के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला। वह कौन थी, कहां से आई थी या क्यों दिखाई देती है, ये सब रहस्य ही है। लेकिन एक बात तो साफ है, वह सिर्फ कोई परछाई नहीं थी, वह कुछ और थी, कुछ ऐसा जो आज भी उस सुनसान सड़क पर भटक रहा है, किसी के इंतजार में। उस रात के बाद से मेरी हर सुबह उसी डर और बेचैनी के साथ शुरू होती थी। भले ही मैंने किसी से कुछ ना कहा हो, पर अंदर ही अंदर वो डर मुझे खाए जा रहा था। मैंने अब सिर्फ दिन की शिफ्ट लेनी शुरू कर दी थी, लेकिन उस रूट पर रात की ड्यूटी कोई भी लेने से डरता था। जब भी शेड्यूल बनता, सबकी निगाहें मेरी तरफ होती, जैसे जानना चाहते हों कि उस रात आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। एक दिन मैं डिपो में बैठा था जब मैंने तय किया कि अब इस घटना की तह तक जाना चाहिए। मैंने पुरानी रूट लॉगबुक निकाली और उस रूट पर ड्यूटी करने वाले ड्राइवरों के नाम खोजने शुरू किए। कुछ नाम अब भी डिपो में थे, लेकिन कुछ अचानक नौकरी छोड़कर चले गए थे, बिना कोई नोटिस दिए। मैंने अपने पुराने साथी राजेश से इस बारे में बात की। राजेश यहाँ पिछले 20 सालों से काम कर रहा था और हर एक ड्राइवर की कहानी जानता था। मैंने उससे धीरे से पूछा, भाई, तुम्हें उस रास्ते के बारे में कुछ पता है? राजेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा, फिर उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, राधेश्याम, हम सब जानते हैं कि उस रास्ते पर कुछ गड़बड़ है। मैं भी उस रास्ते से कई बार गया हूं, लेकिन जो तुमने देखा वो हर किसी को नहीं दिखता। मैं चौंका। मतलब? राजेश ने एक गहरी सांस ली और बोला, कई साल पहले उसी सड़क पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। वो औरत किसी गाड़ी में नहीं, पैदल जा रही थी। उसे एक बस ने कुचल दिया था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन था वो ड्राइवर? राजेश ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम्हारी ही तरह कोई नया ड्राइवर था उस रूट पर। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दोबारा पूछा, तो फिर वो औरत अब क्यों दिखती है और सिर्फ कुछ ही लोगों को क्यों? रमेश ने धीरे से सिर झुकाया। ये कोई नहीं जानता राधेश्याम। कुछ लोग कहते हैं वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने आई है, और कुछ का मानना है कि वो बस उन ड्राइवरों को चेतावनी देती है जो उस रास्ते को हल्के में लेते हैं। पर एक बात साफ है, जिसने एक बार उसे देख लिया वो उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उस रात की हर बात मेरे जहन में गूंजने लगी। क्या वो सचमुच मुझसे कुछ कहना चाहती थी, या फिर मैं भी उसी पुराने गुनाह की सजा भुगत रहा था? राजेश की बातें सुनकर मेरे अंदर डर और गहरा गया था। एक रात जब मैं डिपो के दफ्तर में अकेला बैठा था, तभी डिपो का मैनेजर मेरे पास आया। उसने कहा, राधेश्याम, आज रात की आखिरी गाड़ी लेकर लौटाना पड़ेगा, दूसरा कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा। मैंने कुछ बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने आदेश के लहजे में कहा, यह रूट तू ही जाएगा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने चुपचाप गाड़ी तैयार की और स्टीयरिंग थाम ली। वो पुरानी डरावनी रात जैसे फिर से आंखों के सामने थी। रात के करीब 12 बज रहे थे और मैं बस को हाईवे पर ले आया। शहर की सारी रोशनी पीछे छूटती जा रही थी। सामने वही सुनसान अंधेरा रास्ता फैला था। मैंने अपनी आंखें सड़क पर जमा दी और गाड़ी सावधानी से चलाने लगा। लेकिन जैसे जैसे रास्ता कटता गया, मेरी घबराहट बढ़ती गई। हर पेड़ के पीछे, हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे वो साया फिर सामने आ जाएगा। सड़क घना अंधेरा ओढ़े थी और हेडलाइट्स बस उतना ही रास्ता दिखा रही थीं जितना जरूरी था। कुछ किलोमीटर बाद मेरी नजर एक सफेद साड़ी में लिपटी आकृति पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार मैंने बस नहीं रोकी।
मैंने अपनी नजरें सामने रखी और गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही मैं उस आकृति के पास से गुजरा, उसने अपना चेहरा मेरी ओर घुमा लिया। उसकी लाल आंखें एक पल के लिए मुझे घूरती रहीं। इस बार वो सड़क के बीच में नहीं थी, पर उसकी निगाहें कुछ कह रही थीं, कुछ ऐसा जो सीधा मेरे दिमाग में उतर गया। उसने हल्का सा हाथ उठाया, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। क्या वो मदद मांग रही थी? मैंने डर को झटक कर बस चलाते रहना ही बेहतर समझा, पर मेरा मन वहीं अटका रह गया था। क्या मैं फिर से कोई गलती कर रहा था, या फिर ये बस मेरा वहम था जो पीछा नहीं छोड़ रहा? जब मैं गंतव्य पर पहुंचा, मेरे मन में एक सवाल गूंजने लगा। क्या अगर मैं उसकी बात सुनता तो कुछ बदल जाता? मैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था, लेकिन मेरा जहन अब भी उसकी लाल आंखों और उस सफेद साड़ी में लिपटी उस परछाई में उलझा हुआ था। उसने जो इशारा किया था वो अब भी मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन क्या मैं सच में समझ पाया कि वो क्या चाहती थी? रात अब और भी स्याह होती जा रही थी और बस की आखिरी सवारी भी अपने ठिकाने उतर चुकी थी। अब मुझे वापस डिपो लौटना था, उसी वीरान रास्ते से जहां पहले भी वो औरत मुझे कई बार दिख चुकी थी। मन में फिर से वही पुराना डर और बेचैनी हावी होने लगे थे, लेकिन इस बार मैंने खुद से वादा किया कि नहीं डरूंगा। मैंने गहरी सांस ली, बस का इंजन स्टार्ट किया और चुपचाप सड़क पर निकल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ बस के इंजन की गूंज और मेरे दिल की धड़कनों की तेज आवाज मेरे साथ थी। रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। हर मोड़, हर झाड़ी जैसे मेरी हिम्मत को परख रही थी। पेड़ की हर शाखा, हर साया मानो उसी चेहरों में तब्दील हो चुका था। वो चेहरा जो मुझे पीछा करता रहता था। कुछ किलोमीटर आगे चलने के बाद वही जगह फिर सामने आई जहां पिछली बार वो मुझे दिखी थी। मैंने इस बार साहस जुटाया और ध्यान से सड़क के दोनों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने हल्की राहत की सांस ली ही थी कि तभी पीछे की सीटों से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दिल की धड़कन एक पल को थम गई। मैंने रियर व्यू मिरर में झांक कर देखा, मगर कुछ भी नजर नहीं आया। बस के अंदर अजीब सी खामोशी छा गई थी। अब बस में सिर्फ मैं था, या शायद मैं अकेला नहीं था। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर खिड़की का शीशा थोड़ा ऊपर किया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर मेरे कानों में किसी के पैरों की आहट आई, जैसे कोई पीछे की सीट से उठकर मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हो। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मेरा ध्यान सामने की ओर जमा रहा, लेकिन मन के अंदर एक ही सवाल लगातार गूंजता रहा, आखिर वो कौन है और क्यों मेरा पीछा कर रही है? तभी अचानक मेरी गर्दन पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। बस की पिछली खिड़कियों पर हल्की थपथपाहट की आवाज आई। मैं भीतर तक कांप गया। मुझे लगा कि शायद बस में कुछ तकनीकी गड़बड़ है, लेकिन तभी वही फुसफुसाहट दोबारा सुनाई दी, जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो, बहुत करीब से। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक बस एक झटके से रुक गई। इंजन बंद हो गया। मैंने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर हर बार इंजन ने जवाब दे दिया। अब डर पूरी तरह से हावी हो चुका था। बस के बाहर घना अंधेरा और अंदर जानलेवा खामोशी। हेडलाइट्स की रोशनी बस कुछ मीटर तक ही थी, दूर दूर तक कोई मदद नहीं। उसी पल मैंने रियर मिरर में फिर से उसकी परछाई देखी। वही औरत, इस बार बस के बाहर खिड़की के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी लाल आंखें सीधा मेरी आंखों में झांक रही थीं। उसने अपने ठंडे सफेद हाथों से धीरे से खिड़की को छुआ, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने झटके से उस ओर देखा और मेरी हिम्मत एक पल में जवाब दे गई। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयावह था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब बस के अंदर आना चाहती हो। लेकिन क्यों? ये सवाल मेरे जहन में गूंज रहा था। दरवाजे तो लॉक थे, मगर न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कभी भी अंदर घुस सकती है। मैं बस के भीतर फंसा हुआ बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था। तभी अचानक वो खिड़की से गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। मैं कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सोचने लगा, वो कहां गई? क्या सच में चली गई? लेकिन तभी एक धीमी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। ये आवाज अब मेरे ठीक पीछे से आ रही थी। मैं स्तब्ध रह गया। धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई और वो औरत अब ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी लाल आंखें एक बार फिर मुझे घूर रही थीं। उसके होंठ हिले, मानो कुछ कह रही हों, लेकिन मैं उसकी बात समझ नहीं सका। मैं बस उसकी आंखों में देखता रह गया, मानो वो मुझे किसी रहस्य में खींच रही हो। तभी उसने एक बार फिर हाथ बढ़ाया।
लेकिन इस बार उसका स्पर्श मेरे कंधे पर था। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ किसी ने सीधे मेरी त्वचा से छुआ हो। तूने मेरी बात नहीं सुनी? उसकी आवाज एकदम स्पष्ट और खौफनाक तरीके से मेरे कानों में गूंजी। मैं चीखने ही वाला था कि तभी बस के बाहर अचानक किसी वाहन की हेडलाइट्स चमक उठी। एक ट्रक मेरी ओर आ रहा था, जैसे मैं किसी गहरी नींद से जाग गया। मैंने हिम्मत जुटाई और तुरंत बस के दरवाजे खोले। झटके में नीचे कूद गया। ट्रक मेरी बस के पास आकर रुका। ड्राइवर तेजी से उतरा और मेरी तरफ दौड़ा आया। भाई सब ठीक है? इतनी देर से बस में अकेले क्या कर रहे हो? मैं एकदम चुप था, समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या बताऊं। बस उसकी तरफ देखा, फिर पलटकर बस की ओर देखा। अब बस अंदर से खाली थी, कोई नहीं था, वो औरत भी नहीं। ड्राइवर ने मुझे सहारा दिया और ट्रक में बिठा लिया। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर बस को देखा। अब वहां कुछ भी नहीं था। शायद मैं उसे पीछे छोड़ आया था, या शायद वो खुद मुझे छोड़कर चली गई थी। लेकिन दिल में एक सवाल अब भी चुभ रहा था। क्या मैं इस डरावनी रात से बच गया था, या ये सिर्फ शुरुआत थी? ट्रक में बैठने के बाद भी मेरी सांसें बेकाबू थीं। ड्राइवर लगातार पूछे जा रहा था, भाई क्या हो गया? इतना डर क्यों गए? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जो कुछ भी देखा था वो इतना अजीब और डरावना था कि शब्द नहीं मिल रहे थे। ड्राइवर ने मुझे पानी की बोतल थमाई और कहा, आराम से बैठो, थोड़ी देर में हम सिवनी डिपो पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, मेरी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमते रहे। वो औरत, उसकी लाल आंखें और उसकी बर्फ जैसी उंगलियों का एहसास। अब मुझे लगने लगा था कि ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हुआ। क्या वो औरत मुझसे कोई बदला लेना चाहती थी, या फिर बस कुछ कहना चाहती थी? कुछ ही देर बाद जब हम डिपो के पास पहुंचे तो ड्राइवर ने मुझसे पूछा, राधे श्याम भाई, आप लोग रात को बस चलाते हो? कुछ अजीब चीजें दिखती हैं कभी कभी, लेकिन हकीकत में वो सब कुछ नहीं होता। शायद आपने भी कोई परछाई देख ली होगी। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। क्या वो सच कह रहा था? क्या ये सब मेरा भ्रम था, या फिर कुछ ऐसा जो किसी और ही दुनिया से जुड़ा था? वो मंजर इतना हकीकत जैसा था कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। जब मैं बस डिपो पहुंचा तो ट्रक ड्राइवर को शुक्रिया कहा और थके कदमों से अपने रेस्टरूम की ओर बढ़ गया। लेकिन मेरा दिमाग अब भी उसी सवाल में उलझा था। क्या वो औरत सच में किसी मकसद से आई थी? क्या मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करके कोई भूल कर दी? उस रात मुझे नींद भी बड़ी मुश्किल से आई, और जब सुबह उठा तो ऐसा लग रहा था मानो मैं और भी थका हुआ हूं। अगले कुछ दिन जैसे तैसे सामान्य बीते, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। मैंने किसी से भी उस अजीब रात के बारे में जिक्र नहीं किया, मगर हर बार जब मैं जबलपुर की ओर जाने वाले उसी रूट पर बस चलाता, मुझे लगता कि कोई छाया मुझे देख रही है। अब मुझे अपने ही होशो हवास पर शक होने लगा था। कुछ दिनों बाद की बात है। दोपहर की शिफ्ट खत्म करके जब मैं डिपो में चाय पी रहा था, तभी अनुभवी ड्राइवर मेरे पास मोहित श्रीवास्तव आए। उन्होंने धीरे से आकर कहा, राधे श्याम, तू ठीक लग रहा है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि तूने कुछ देखा है। सब नहीं देख पाते उसे। मैं चौंका और पूछा, किसकी बात कर रहे हो मोहित भैया? मोहित गंभीर हो गए और बोले, कुछ साल पहले जब मैं नया नया इस रूट पर आया था तो मेरे साथ भी एक अजीब वाकया हुआ था। वो औरत, उसने मुझे भी एक बार दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद कभी नहीं। मैं हर बार उस रूट पर ध्यान से गाड़ी चलाने लगा। मैं उलझन में पड़ गया और पूछा, लेकिन सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दी, बाकी किसी को क्यों नहीं? मोहित ने गहरी सांस ली और कहा, हर आत्मा का कोई मकसद होता है भाई। ये रास्ता बहुत पुराना है और हादसों से भरा पड़ा है। हो सकता है वो तुझे आगाह करने आई हो कि तू ज्यादा सतर्क रहे। उनकी बातें मेरे जहन में कई सवाल छोड़ गईं, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी आया। क्या सच में वो मुझे किसी खतरे से बचाने आई थी? अगले दिन मैंने फिर से रात की ड्यूटी ली। इस बार मैंने खुद से वादा किया कि डरूंगा नहीं, बस ध्यान रखूंगा। जैसे जैसे बस को लेकर मैं उस मोड़ की तरफ बढ़ा जहां वो औरत अक्सर दिखती थी, मेरी धड़कन तेज हो गई। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैंने जैसे ही रियर व्यू मिरर में देखा, वो औरत वहां नहीं थी। मैं चारों ओर देखता रहा, मगर वो कहीं भी नजर नहीं आई। एक सुकून मेरे दिल में उतर गया। शायद अब उसने मुझे माफ कर दिया था, या फिर मैं उसकी चेतावनी को समझ गया था। उस रात के बाद से मैंने कई बार उस रूट पर सफर किया, मगर वो औरत फिर कभी नहीं दिखी। हर बार जब मैं उस मोड़ से गुजरता, मैं बेहद सतर्क रहता।
और धीरे धीरे मेरा डर भी खत्म होने लगा। अब कई साल गुजर चुके हैं, मैं अब भी उसी रूट पर बस चलाता हूँ। कभी कभी उस रात को याद करता हूँ तो सोच में पड़ जाता हूँ, क्या वो औरत वाकई कोई आत्मा थी या मेरा दिमाग कोई खेल खेल रहा था। लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, उसने मुझे एक सबक दिया। ये रास्ते, ये मोड़, ये कभी हल्के में नहीं लेने चाहिए। हर कोना किसी कहानी को छुपाए बैठा है। शायद मेरी कहानी का अंत डरावना नहीं पर सिखाने वाला था। वो औरत कोई भूत नहीं बल्कि चेतावनी बनकर आई थी, मुझे रास्ता दिखाने। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। राम अवधेश पटेल भाई धनापुर से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, फजीन भाई मालदीव से, नीरज भाई कानपुर से, विक्रम सिंह भाई लखनऊ से, सिप्पा बरार भाई बठिंडा से, भीमसेन भाई ओडिशा से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, धर्मराज भाई भारत से, वरुण भाई यवतमाल से, इजहार भाई उत्तर प्रदेश से, कुलविंदर कौर भाई पंजाब से, मेहंदी भाई पाकिस्तान से, अंजलि चौधरी जी मथुरा से, कृष्णा प्रजापति भाई गाजियाबाद से, मोहिबाजी पाकिस्तान से, रतन भाई भारत से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, समीर सिंह और शमी सिंह तोमर भाई ग्वालियर से, लक्ष्मण भाई तेलंगाना से, अरविंद भाई राजकोट से, गिरिराज विश्वकर्मा भाई इंदौर से, विनोद सिंह भाई सोपुरा ब्यावर से, हसन अब्बास भाई इटली से, राजकुमार भाई नेपाल काठमांडू से, निहारिका जी ओडिशा से, सतेंद्र कुमार भाई टिप्टूर से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, रुपेश पटेल भाई सूरत से, सरफराज आलम भाई मुंबई से, पूनम जी सूरत से, मुकेश गुर्जर भाई भरतपुर राजस्थान से, अशीम भाई इंदौर से, राम अवधेश पटेल भाई गांधौना उत्तर प्रदेश से, रविंद्र भाई आगरा से, हेमंत कुमार भाई भरतपुर राजस्थान से, शेख मोइन भाई महाराष्ट्र से, रंजीत कुमार भाई दिल्ली से, फिजा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, नीरज पेप्सू भाई कानपुर से, रंजीत भाई बलिया से, पांडुरंग कशीद भाई सूरत से, बलभिंदर सिंह भाई राजस्थान से, धर्मेंद्र झा भाई कोलकाता से, समीर अलवी भाई गाजियाबाद से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, पूनम धानक भाई राजकोट से, मेघा दीदी उमरेड से, अजीनाथ भाई धामगांव महाराष्ट्र से, हमदून जिया और अहियान और आलिया भाई मालदीव से, कविता भिवानी जी हरियाणा से, ज्योत्सना जी यवतमाल से, शरीक भाई माधेपुर बिहार से, अक्षय रावत भाई भारत से, मोहम्मद महफूज आलम भाई जयपुर से, करण कुमार भाई सीतामढ़ी से, युवेश तिवारी और हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, सूरज भाई माधेपुर बिहार से, अख्तर अंसारी भाई सिंगापुर से, विकास पंडो भाई छत्तीसगढ़ से, सुनील राज भाई असम से, हामिदुल्लाह खान भाई पाकिस्तान से, सुरजीत मोगा भाई पंजाब से, मुकेश भाई देवबंद से, बिमल भाई सऊदी अरब से, मानसा भाई पठानकोट से, रोशनी कंसकर जी मंडला मध्य प्रदेश से, आदित्य कुमार भाई बलरामपुर से, प्रणब भाई ओडिशा से, इफात अलीम खान भाई पाकिस्तान से, कृष्णा भाई ओडिशा से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अमित भाई अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, आखिरुल इस्लाम भाई मालदा से, राकेश कुमार कलेरा भाई राजस्थान से, मोहम्मद आसिफ भाई बंगाल से, दीपिका श्रीवास्तव जी कानपुर से, राकेश कुमार भाई जॉर्डन से, समय सिंह तोमर भाई ग्वालियर से, जुनैद अख्तर भाई मालेगांव से, बादल कुमार भाई बिहार से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, सनी गिल भाई लुधियाना पंजाब से, सरोज भाई कतर से, मोहन भाई झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, अनिल चौहान भाई बिहार से, नजीर अली भाई संभालगांव खासपुर से, सफीक भाई सऊदी अरब से, आयुष बसफोर भाई गोलाघाट से, शिवम शर्मा भाई इंडिया से, प्रीत कौर भाई कतर से, प्रकाश चौहान भाई गुजरात से, रितेश कुमार सिंह भाई गुजरात से, सुनील सेठी भाई ओडिशा से, सतीश खरे भाई भिलाई छत्तीसगढ़ से, बसौला मनीष भाई सिडनी से, संदीप थापा भाई नेपाल से, कुश चौधरी भाई बिहार से, रोशनी और प्रदीप भाई बंगलोर से, कुंदन कुमार राय भाई असम से, जिनेश भाई मलेशिया से, पूर्ण चंद मालोत्रा भाई राजस्थान से, परवेज खान भाई गोरखपुर से, दीपिका श्रीवास्तव भाई कानपुर से, लुकमन अंसारी भाई साहसवान से, करण कुमार भाई दिल्ली से, जाहिर खान भाई धौलपुर से, तौसीफ खान भाई मध्य प्रदेश से, सपना शर्मा अमन शर्मा रुदर शर्मा दिल्ली से, दीपक भोयर भाई अर्जुनली गांव से, दीपक जाट भाई पानीपत हरियाणा से, विपुल भाई गया बिहार से, राणू गिरी दुबई से, अमर घोरपड़े भाई महाराष्ट्र से, दिके शुक्ला भाई खलीलाबाद से,
रिंकू भाई इंडिया से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, सुस्मिता चक्रवर्ती भाई कोलकाता से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।